क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बाबर के बाद के टॉपिक्स को एक बार हम देखते हैं। तो बाबर तो हमारा पूरा कंप्लीट, और बाबर के बाद हमको हुमायूं पढ़ना है बेटा। तो अब हुमायूं पढ़ने के लिए बेटा दो बातें हमको समझनी है, बिना देरी करे आज अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अकबर तक तो एटलीस्ट पहुंचने की कोशिश करें आज हम। देखिए बेटा, तो जो बाबर का टाइम पीरियड हमने देखा वो 1526 में बाबर गद्दी पे बैठा, या फिर उसने स्टार्ट किया इंडिया में इंटरवीन करना। और 1529 जो था वो उसका आखिरी वॉर था। 4 साल लगा था युद्ध लड़ने के बाद 1530 में उसको मौका मिला कि अब वो मुगल का बादशाह बन के राज करना शुरू करे। इन बिटवीन ये हुआ भाई कि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब उसकी डेथ हुई तो उनके जो पुत्र थे दैट इज हुमायूं वॉज कंसिडर्ड टू बी अ नेक्स्ट मुगल रूलर। हुमायूं को अगला मुगल बादशाह बनना था। तो भाई इस केस में क्या हुआ, जब हुमायूं गद्दी बैठे तो बेटा हुमायूं के लिए अपने पास दो टाइम पीरियड याद रखेंगे कि हुमायूं का दो टाइम फेस है बेटा। एक टाइम फेस 1530 से लेके 1540 तक, 1530 से लेके 1540 हुमायूं का ये फेस बेटा, और दूसरा फेस 1555। यहां छोटी सी हमें कहानी समझनी है बेटा कि हुमायूं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस तरीके से बाबर ने अपने आसपास के एरियाज को हराते हुए मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया दिल्ली पे, हुमायूं को उसी पावर को आगे एक्सपेंड करना था। हुमायूं ने बहुत हद तक कोशिश करी अपनी पावर को एक्सपेंड करने की। 10 साल तो उनके लिए बहुत क्लीन चले 10 साल उनके लिए। लेकिन जब 1539 और 40 9वां साल लगा उनके राज का, तो उस बीच में उनको बहुत बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ा। और वो समस्या बेटा उनके लिए पैदा करी शेर शाह नाम के एक व्यक्ति ने, जिसको हमने कहा शेर शाह सूरी। तो हुमायूं पढ़ते हुए दो बात याद रखेंगे कि हुमायूं बेटा 2 बार दिल्ली की गद्दी पे राज करेंगे। एक 1555 में उस शुरू होंगे राज, और उससे पहले 1530 से लेके 1540 तक ये गद्दी बैठेंगे। 10 साल के बाद जो बीच का बेटा ये 15 साल का गैप है, जो बीच का ये 15 साल का गैप है, इस 15 साल के गैप में हुमायूं को इंडिया छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है दैट इज शेर शाह सूरी। उसी कहानी को हम पढ़ेंगे भाई कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच ऐसा क्या हुआ कि हुमायूं को मजबूरन इंडिया छोड़ के आगे मूव करना पड़ा। और साथ में वो पॉइंट देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बड़ा टाइम पीरियड यहां पूरा लिख रखा है कि 1530 से लेके 1556 तक हुमायूं गद्दी बैठे आफ्टर द बाबर। बाबर के सबसे यंग बच्चों में से थे जिनकी उम्र बेटा थी 23 साल जब वे गद्दी बैठे। और बाबर के बाद बहुत सी समस्याएं थी मुगल साम्राज्य के अंदर, क्योंकि बाबर ने जस्ट फाउंडेशन रखा था अपने साम्राज्य का। अब फाउंडेशन रखने के बाद जितने भी आस पड़ोस के राजा थे, चाहे वो सुल्तान के बाद के राजा हो या फिर राजपूत राजा हो, उनके सामने उनके लिए आसान नहीं था कि किसी एक नई सल्तनत या किसी नए एक राजा के अंदर दिल्ली को देखना। तो बाबर तो अपने युद्ध के अंदर बहुत कैपेबल थे, बाबर की युद्ध कौशल तो अच्छे थे, 4 बड़े युद्धों में जीते। मतलब हुमायूं का सबसे बड़ा युद्ध बेटा जो हुआ वो हुआ 1539 और 1540 के अंदर। सो हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े, और दोनों युद्ध में उनका अपोनेंट एक व्यक्ति जिसका नाम शेर खान है। तो अब 1539 के अंदर बेटा युद्ध हुआ बैटल ऑफ चौसा। हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बना कि बैटल ऑफ चौसा वाज बिटवीन विच 2 रूलर्स। बैटल ऑफ चौसा कौन से 2 राजाओं के बीच लड़ा गया? तो एक तरफ हुमायूं मुगल बादशाह, और दूसरी तरफ बेटा शेर खां, बंगाल के क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए ताकतवर हुए शेर खां। और इस युद्ध के अंदर, चौसा के युद्ध में बेटा शेर खान ने इतने बुरी तरीके से हुमायूं को हराया कि हुमायूं को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। तो अब आप देखेंगे कि हुमायूं पहले 1539 के चौसा के युद्ध में हारे। जैसे हुमायूं चौसा के युद्ध में हारे, वैसे ही जिस व्यक्ति ने उनको हराया शेर खान ने, ही टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह। इसने शेर शाह की उपाधि ले ली। तो अब यही शेर शाह सूरी है बेटा हमारे लिए। तो शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में हराया। उसके बाद फिर एक युद्ध हुआ, सेम अपोनेंट बेटा हुमायूं और शेर शाह के बीच में, और इस युद्ध के अंदर भी शेर शाह की ही जीत हुई। बैटल ऑफ कन्नौज कहा गया 1540 में। तो 1530 से लेके 1539 स्मूथली चल रहा किंगडम। लास्ट के 2 साल में इनके बड़े युद्ध हुए, एक चौसा का और एक कन्नौज का युद्ध, और चौसा और कन्नौज दोनों ही युद्ध में इनकी हार हुई। जैसे इनकी हार हुई बेटा, हुमायूं को अगले 15 सालों के लिए बेटा दिल्ली को छोड़ के भागना पड़ा। अगले 15 सालों के लिए हुमायूं को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पे अब एक नया साम्राज्य बन गया था जिसके जो फाउंडर थे शेर खां, विच इज ऑल्सो नोन एज शेर शाह एम्पायर और सुर एम्पायर कहा गया इसको। अब जिस बीच में बेटा ये दिल्ली को छोड़ के गए,
दैट इज फ्रॉम 1540 टू 1555। ये 15 साल का जो बीच टाइम पीरियड है, इस 15 साल के बीच में जिसने दिल्ली पे राज किया दैट इज शेर शाह सूरी। तो हुमायूं के बाद हमको शेर शाह को पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें लाइन क्लियरिटी रहे। अब इसके बाद बेटा हमें पता है कि भाई ही मैरिड हामिदा बानू बेगम, तो हुमायूं ने शादी करी हामिदा बानू बेगम से, और ऑन द वे जब वो सिंध की तरफ जा रहे थे, और बेटा उसी बीच में बेटा 1542 में इन 1542 अमरकोट नामक एक जगह पे, अमरकोट नामक एक जगह पे जहां के राजा थे राणा प्रसाद, राणा प्रसाद के अमरकोट के समय अकबर पैदा हुए। कहां पे भाई? अमरकोट में। तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बन गया कि अकबर वाज बोर्न वेयर, तो अकबर अमरकोट में पैदा हुए। ठीक है जी, कब? 1542 में। इनकी माता का नाम हामिदा बानू बेगम, ठीक है, जो कि पत्नी है किसकी? हुमायूं की। कहानी आगे बढ़ी बेटा। तो अब हामिदा बानू बेगम के बाद जो थे भाई हुमायूं, वो आगे बढ़ गए अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। जब ये आगे बढ़े बेटा, तो अब वहां जाकर किसी भी तरीके से इन्होंने अपनी पावर को कैप्चर किया, और पावर कैप्चर करने के बाद ये वापस आते हैं इंडिया में तब जब शेर खां गद्दी से हट जाता है। जब शेर खां मतलब शेर सूरी की मृत्यु हो जाती है तो वापस आते हैं, और 1555 में वापस आते हैं बेटा, और उसके बाद सुर एम्पायर को खत्म करके हुमायूं दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना करेंगे इन 1555। तो इस पूरी कहानी के एक पैटर्न को समझे अगर हम, तो 1530 में गद्दी मिली शेर शाह सूरी को, 1530 से लेके 39 तक स्मूथली चला, हुमायूं ने चलाया। फिर 39 में शेर शाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई हुई, जिसमें हार किसकी हुई बेटा? जिसमें हार हो गई आपके हुमायूं की। फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें भी शेर खां की उनकी हार हुई हुमायूं की। दो हार फेस करने के बाद हुमायूं को मजबूरन में दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा। जब वो रास्ते में जा रहे थे 1542 के अंदर, तो भाई अमरकोट नामक स्थान पर अकबर पैदा हुए 1542 में। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने के बाद बेटा जब वो आगे बढ़ गए तो वहां उन्होंने अपनी पावर को दोबारा पावर को अपने आप को ताकत बनाया ईरान के क्षेत्रों में। और जब शेर शाह सूरी दिल्ली गद्दी से हटे तो उसके बाद फटाफट इन्होंने दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना करी इन 1555। 55 में इन्होंने बेटा स्थापना करी अपने साम्राज्य की, और उसके बाद ये बेटा लाइब्रेरी से गिर के इनकी मृत्यु हो गई सेम ईयर। अब आप समझे कि 1530 से लेके 1540 तक इन्होंने अपने को स्मूथ चलाने की कोशिश करी, उसके बाद दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, और इनको लगा कि अब मैं साम्राज्य अपना चलाऊंगा आगे। तो इन बिटवीन ही डाइड फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम स्टेयरकेस। तो भाई लाइब्रेरी से गिर के, सीढ़ियों से गिर के इनकी मौत हो गई 1556 में। तो 1542 में अगर अकबर पैदा हुए बेटा, 1542 में अगर अकबर पैदा हुए हैं, तो 1556 में अगर आप देखेंगे हुमायूं की डेथ हुई, तो 1556 के अंदर ही अकबर गद्दी संभालेंगे। तो अकबर भी बहुत छोटे होते हैं जब गद्दी को संभालेंगे। उस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अब हुमायूं की मृत्यु के बाद बेटा हुमायूं का एक वफादार कमांडर है बेटा, जिसका नाम है बैरम खान, जिसका जो बहुत कहते हैं बेटा ही वॉज वन ऑफ द लॉयल पर्सन टू द हुमायूं। तो एक व्यक्ति था बैरम खां। बैरम खां के नेतृत्व में बेटा 1556 के अंदर जब हम अकबर पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां अकबर को गाइड करें किस तरीके से आपको दिल्ली चलानी है, और जब तक अकबर स्टेबल नहीं होती तब तक बैरम खां ही मुगल साम्राज्य की पूरी नींव को बनाने की कोशिश करेंगे इंडिया के अंदर। बेटा किसी का माइक ऑन है? किसका है? सबका ही म्यूट है? चलो ठीक है फिर, ठीक है। तो भाई ये वाला पॉइंट हमने, तो बेटा यहां तक पूरी कहानी समझ आ गई? ठीक है। तो आप पैटर्न में थोड़ा और आगे बढ़े, तो अकबर तक आने से पहले उसके बाद देखेंगे हमारे एग्जाम के लिए अब कल्चरली जो इंपॉर्टेंट है। तो एक भाई हाफ सिस्टर है हुमायूं की, जिनका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने एक किताब लिखी बेटा जिसका नाम है हुमायूं नामा। तो हमने अभी तक दो किताबें पढ़ी जो मुगल एम्पायर से कनेक्टेड है। एक है तुजु के बाबरी, जिसको बाबर नामा कहा गया, और दूसरा है हुमायूं नामा। तुजु के बाबरी खुद बाबर ने लिखी, तुर्की भाषा में लिखी बेटा, और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी फारसी भाषा में। ये हमने क्लियर कर लिया। और हुमायूं ने बेटा दिल्ली में एक नए शहर की स्थापना करी। शहर का नाम था दीन पनाह। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भाई। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ दीन पनाह। दीन पनाह नामक शहर की स्थापना किसने करी? दैट इज हुमायूं। और यही इन्होंने क्या किया बेटा, अगर आप कभी गए होंगे तो इन्होंने बेटा दो मस्जिदों का निर्माण करवाया, एक ईसा खान की मस्जिद, एक जमली मॉस्क। तो दो मस्जिदों का निर्माण करवाया, इतना कुछ खास नहीं, बट हुमायूं नामा पे और दीन पनाह पे विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बेटा हुमायूं ने दो पारसी पेंटर्स को अपने कोर्ट में इनवाइट किया। एक थे मीर सैयद अली और एक थे अब्दुल समद। तो दो ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं हुमायूं के कोर्ट के अंदर, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद वो द कोर्ट पेंटर ऑफ विच मुगल रूलर, किस मुगल रूलर के कोर्ट पेंटर्स थे, तो आपका आंसर बन जाएगा दैट इज हुमायूं। तो अब कहानी बेटा हुमायूं के बारे में 40 तक तो गद्दी पे बैठेंगे,
उसके बाद लड़ाइयां हुई, उसके बाद ये हार गए, फिर इन्होंने अपने प्रांत को छोड़ के आगे बढ़े। तो 1540 में जब ये हारे बेटा, तो हारने के बाद जब ये एग्जाइल मतलब इंडिया छोड़ के भाग गए, तो उस बीच में दिल्ली की गद्दी पे जो नया सुल्तान आया वो आया बेटा आपका शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करी, दैट इज सुर एम्पायर या सुर डायनेस्टी की शुरुआत करी शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी ने सुर एम्पायर की स्थापना करी। पॉइंट याद रखेंगे बेटा, दे आर द सेकेंड अफगान एम्पायर आफ्टर द लोदीज। इससे पहले लोदी डायनेस्टी ऐसी थी जो अफगानी शासक थे, ये दूसरे अफगानी शासक हुए जिनका नाम था शेर शाह सूरी। बेटा अब ओरिजिनल नेम फरीद, इनका वास्तविक नाम जो फरीद था, ठीक है जी, और ये बिहार के क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, इतना याद रखना है। बिहार के गवर्नर जो थे बेटा, उन्होंने इनको टाइटल दिया शेर खां। बिहार के जो गवर्नर थे बहार खां लोहानी, उन्होंने इनको टाइटल दिया शेर खां इनकी ब्रेवरी के लिए, क्योंकि इन्होंने बेटा लायन या टाइगर को मारा था। तो जब इन्होंने टाइगर को मारा तो इनका नाम पड़ गया शेर खां। और हुमायूं को हराने के बाद बेटा चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में ही टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह। पहले शेर खां, ओरिजिनल नेम फरीद, टाइटल मिला शेर खां, उसके बाद बने शेर शाह जब इन्होंने हुमायूं को डिफीट किया। और उसके बाद बेटा आफ्टर डिफीटिंग द हुमायूं इन 1540, 1540 में हुमायूं को युद्ध में हराने के बाद इन्होंने फाइनली एक टाइटल लिया एम्परर ऑफ द हिंदुस्तान। ये वही टाइटल है बेटा जो टाइटल बाबर ने लिया था, एम्परर ऑफ द हिंदुस्तान। सेम वही टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया एट द एज ऑफ 54। और बेटा इनका बस छोटा सा टाइम है, अगर आप देखेंगे तो ये इंटरिम है जो कि 40 से लेके बेसिकली 45 तक अगर आप देख रहे हैं तो 5 साल का इनका मेजर जो रूल है वो दैट इज फॉर द 5 ईयर दिल्ली गद्दी पे। बट इस 5 साल के अंदर, 5-7 साल के अंदर बेटा इन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, किस तरीके से मेरा साम्राज्य चलेगा, किस तरीके से इकोनॉमी चलेगी मेरी, किस तरीके से मैं लैंड रेवेन्यू को, भू राजस्व को मेजर करूंगा, वो सारी एक एक पॉलिसी जो इन्होंने बनाई दैट इज एज इट इज अडॉप्टेड बाय द अकबर। अकबर ने उसको एज इट इज बेटा अडॉप्ट कर लिया। और विद इन 5 ईयर, मतलब ये गद्दी बैठे हुए हैं बेटा 5 से 7 साल के लिए। साम्राज्य थोड़ा बड़ा है 10-15 साल का, लेकिन 5-7 साल की इनकी रूलिंग के अंदर ही ट्राई टू कंसोलिडेट द होल इंडियन पावर, पूरे इंडियन शक्ति को कंसोलिडेट करने की पावर करी इन्होंने। तो अब उसके बारे में अगर हम देखें भाई, तो शुरुआत से बेटा इन्होंने क्या किया बेटा कि जैसे ही हुमायूं को हराया उसके बाद रुके नहीं, ही स्टार्ट एक्सपेंडिंग हिमसेल्फ। ये अपने आप को एक्सपेंड करते रहे, जहां तक हो सके वहां तक अपने साम्राज्य को बढ़ा ले। मेवाड़ के राणा सांगा के हारने के बाद और मालवा के मेदिनी राय के हारने के बाद ये बात तो सच थी कि राजपूताना डेवलप हो चुका था, ताकतवर नहीं था लेकिन राजपूताना पहले से एग्जिस्ट करता था। तो राजपूताना को भाई साइड लगाने के लिए उन्होंने कई सारे राजपूत राजाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसमें नागौर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और उसके बाद बेटा मारवाड़ और रणथंबोर, अलग अलग जो राजपूत राजा राजस्थान के अंदर बैठे थे सब पे कैंपेन चलाया उन्होंने और सबको हराया युद्ध के अंदर। फिर फाइनली बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, मालदेव एक राजा है, बैटल ऑफ शामिल, अजमेर के पास बैटल ऑफ शामिल हुआ। तो ये भी याद रखेंगे बेटा, बैटल ऑफ शामिल कौन लड़ा, शेर शाह सूरी लड़ा 1544 के अंदर। और इसके अंदर भी इन्होंने जो जोधपुर नामक स्थान है उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। कलिंजर नामक एक जगह है बेटा बुंदेलखंड में, कलिंजर नामक एक जगह है बुंदेलखंड में, ये शेर शाह सूरी के आखिरी कैंपेन माना जाता है, शेर शाह सूरी का आखिरी विस्तार कर रहे थे ये। तो इनका एक्सीडेंट से इनकी मौत हुई बेटा, कहते हैं कि अपने ही गन के गन पाउडर के एक्सप्लोजन से इनकी मृत्यु हुई। सपोज करो कलिंजर के किले को जीतना चाह रहे हैं, बोला होगा अपने गनर से कि भाई चलो फायर करो, और जो फायर था वो मिस फायर हो गया, जो कैनन थी वो यही ब्लास्ट हो गई। जब कैनन इनके पास ही ब्लास्ट हुई तो उससे जो इंजरीज हुई उससे शेर खान की या शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। जैसे शेर शाह की मृत्यु हुई बेटा, वैसे ही दिल्ली की गद्दी जो थी वो कांपने लग गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली गद्दी पे कौन बैठेगा, अब लड़ाई होनी है। और हुमायूं के जाने के बाद अब हुमायूं वापस तो आ नहीं सकते, क्योंकि हुमायूं आएंगे 55 में वापस, इनकी मृत्यु बेटा 45 में हो जाएगी। तो लगभग अगले 10 सालों के लिए अब गद्दी किसके हाथ में रहेगी, दैट वाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट कि कौन गद्दी संभालेगा, क्योंकि कोई बड़ा ताकत तो राजा नहीं है, या तो शेर खान का बेटा संभालेगा या तो खुद कोई अगर नया राजपूत राजा आ जाए तो। बट कोई राजपूत राजा नहीं आता। विद इन 10 ईयर हुमायूं दोबारा आके दिल्ली गद्दी पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इन बिटवीन बेटा जब शेर खान जिंदा थे तो उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर वर्क करवाए दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में पुराना किला नामक एक जगह है, उसका निर्माण भी करवाया किसने बेटा, शेर शाह सूरी ने करवाया। फिर एक शेर मंडल जो पुराना किला है उसके अंदर भी शेर मंडल का निर्माण जो था किसने करवाया, आपके शेर शाह सूरी ने। तो एक क्वेश्चन जो बनेगा इनके लिए, इनके पूरे स्लाइड से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन सकता है बेटा, पहला बेटा कि कौन से दो युद्ध लड़े, चौसा का और कन्नौज का, शेर खान का टाइटल लिया किस युद्ध के बाद, कन्नौज के युद्ध के और चौसा युद्ध के बाद। उसके बाद पुराना किला का निर्माण करवाया इन्होंने दिल्ली के अंदर। फिर बेटा
इनके खुद का जो मकबरा है बेटा वो सासाराम नामक, सासाराम बिहार में बेटा इनका खुद का मकबरा है। तो ये भी याद रखेंगे कि ही वॉज बरीड एट सासाराम, सासाराम में इनकी मृत्यु हुई तो इनको वहीं दफनाया गया। ठीक है, पाकिस्तान में एक जगह है बेटा रोहतास फोर्ट, उसका इन्होंने निर्माण करवाया। बेरा नामक एक सिटी है पाकिस्तान के अंदर, उसका निर्माण करवाया। ऑल द बेटा दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, बट हाँ याद रखेंगे कि लास्ट प्लेस ऑफ अगर पूछे कि व्हाट वाज द लास्ट प्लेस ऑफ शेर शाह सूरी, तो सासाराम बिहार, इतना याद रखेंगे, हमारे लिए बहुत खास रहेगा। फिर बेटा एक बहुत इतिहासकार की कंट्रोवर्शियल पुस्तक में से एक है बेटा पद्मावत। ऐसा मूवी बनी थी, हमने देखा था भाई, पद्मावती नामक एक पिक्चर आई थी कुछ साल पहले। तो पद्मावत नामक जो पुस्तक है बेटा, उसके जो राइटर है दैट इज मलिक मोहम्मद जैसी। तो हमारे एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ इन सब स्लाइड्स में वो ये हुआ बेटा कि मलिक मोहम्मद जैसी नामक जो एक व्यक्ति है वो किसके समकालीन थे, तो भाई ही वॉज द कंटेम्परेरी टू द शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी के टाइम के अंदर ही बेटा इन्होंने पद्मावत नामक पुस्तक की रचना को कंप्लीट किया। दो क्वेश्चन तैयार कर गए, हु इज द राइटर ऑफ पद्मावत? मलिक मोहम्मद जैसी। किसके काल में कंप्लीट करी? ही कंप्लीटेड दिस बुक इन द रीजन ऑफ द शेर शाह सूरी। उसके बाद बेटा एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था अब्बास खान सरवणी, ये भी एक इतिहासकार है, इन्होंने किताब लिखी तारीके शेर शाही। तो अब तक जो पुस्तकें पढ़ी हमने बेटा उसमें तुजुक ए बाबरी एक किताब देखी हमने, फिर उसके बाद देखा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी, पद्मावत नामक किताब लिखी मलिक मोहम्मद जैसी ने, और तारीके शेर शाही नामक पुस्तक लिखी थी अब्बास खान श्रवणी ने। अब बेटा एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें, मैंने कहा ना कि 5 साल का इनका राज है बेसिकली, और 5 साल के अंदर क्या महान काम कर दिए एंड व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज टाइम। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है बेटा कि इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया। अब वो डिपार्टमेंट हमारे लिए पूछेगा एग्जाम में, बट इतना हमें पता होना चाहिए था भाई कि शिकदार है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मुंसिफ है जज, ठीक है बेटा, आमिल हैं, फौतेदार हैं और खारकुम्स हैं। अब इस पे इतना इंडल्ज नहीं करना अपने आप को, एक स्लाइड में इसलिए रखा गया ताकि पता हो कि किस तरीके से इनका जो मैनेजमेंट है वो काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बेटा इसके अंदर, यहां ये वाला जो ग्रीन स्लाइड ग्रीन पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि इन्होंने कई सारे डिपार्टमेंट शुरू किए बेटा। उनमें से एक डिपार्टमेंट है दीवाने वजारत, जो पूरा ही रेवेन्यू एंड फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट था। अब सर यहां क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बेटा इसमें ऐसे बनेगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि दीवाने वजारत या दीवाने वजारत जो थी वो किससे संबंधित थी? दीवाने वजारत वाज एसोसिएटेड विद व्हाट? तो भाई रेवेन्यू एंड फाइनेंस, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा अगर दीवाने अरीज पूछे, दीवाने अरीज, तो इसे पूछेंगे कि दीवाने अर्ज था, वैसे दीवाने अरीज है जो बेटा मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है, स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर मिलिट्री। फिर उसके बाद दीवाने रसालत, रसालत जो थी बेटा दैट इज फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय था इनका। और उसके बाद दीवाने इंसा जो था दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे विशेष तौर पे जो सवाल बनेगा बेटा, एक तरफ ये डिपार्टमेंट्स के नाम आएंगे आपके कि वजारत, अरीज, रसालत और इंसा किससे संबंधित थे। सो वजारत इज फ्रॉम रेवेन्यू, अरीज इज फ्रॉम आर्मी, रसालत इज फ्रॉम फॉरेन मिनिस्ट्री, और जो इंसा है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पे ये 4 बातें, ये जो 2 बुक किताबें लिखी हैं बेटा, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस स्लाइड। आपको यही 2-3 बातें आपको ध्यान देनी है। फिर बेटा अगर कहानी में आगे बढ़े तो शेर शाह सूरी की मृत्यु, आगे बढ़े तो उसके बाद बेटा इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये तो देख लिया हमने कि अपनी पॉलिसीज को सही से रेगुलेट करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, और हर डिपार्टमेंट्स के अलग अलग इन्होंने बंदों को अपॉइंट करना शुरू किया। बट सबसे अच्छी बात क्या करी बेटा इन्होंने, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, जो इनकी भू राजस्व प्रणाली थी कि किस तरीके से हमें किसी भी लैंड पे टैक्स लगाना है बेटा, उसको लेके बेटा इन्होंने लैंड को मेजर करना शुरू कर दिया, लैंड का असेसमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब अगर मैं शेर शाह सूरी की जगह पे सुल्तान बात कर रहा हूं तो मैंने ये पॉलिसी रिलीज करी कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे जितनी भी जमीनें हैं मेरे पूरे प्रांत के अंदर, उसमें से कौन सी जमीन कितनी अच्छी है, कौन सी कितनी खराब है, और किससे खराब होने की क्षमता सबसे अधिक है। इसका मतलब लैंड को अच्छे से एसेस करने के लिए इन्होंने एक नया पॉसिबल सिस्टम अडॉप्ट किया जिसका नाम था ज़ाब्तिये हर साल। इसका मतलब हर एक साल मैं लैंड को असेस करूंगा, चेक करवाऊंगा कि किस लैंड में कितनी फर्टिलिटी कम हुई है, किसकी पैदावार ज्यादा हो सकती है, क्या तरीके अपनाए जाए जिससे कि हमारी खेती और अच्छी हो सकती है। तो लैंड को असेस करने के लिए एक नए सिस्टम को इनोग्रेट किया जिसको कहा गया ज़ाब्तिये हर साल। फिर उसके बाद बेटा उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि हम जो हमारे फूड्स हैं या हमारे जो
कल्टीवेटेबल जमीनें हैं उनको हम 3 तरीके से बदल सकते हैं, गुड, मिडल और बैड। इसका मतलब या तो जमीन बहुत अच्छी है, या जमीन मध्यम में है, या जमीन बहुत खराब है। ये तभी होगा जब जमीन को एसेस किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो जांच पड़ताल करने के लिए ज़ाब्तिये हर साल को शुरुआत करी। तो एक क्वेश्चन बना एग्जाम के अंदर, विच सुल्तान या विच रूलर इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी ऑफ लैंड मेजरिंग, दैट इज ज़ाब्तिये हर साल। तो शेर शाह सूरी बन जाएंगे इसका आंसर। फिर बेटा जो सिकंदर गज था बेटा, उसको इन्होंने कीप कंटिन्यू रखा अपने टाइम पे, क्योंकि हमने देखा था सिकंदर गज की शुरुआत सिकंदर ने करी थी, तो उसको एज इट इज कंटिन्यू रखा। इन्होंने लैंड के 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए बेटा, 2 डॉक्यूमेंट्स लैंड के लिए इंट्रोड्यूस कर दिए। एक तो था पट्टा, एक था काबूलियत। इसमें इंडल्ज नहीं होना, पट्टा सिस्टम तो आज भी काम करता है। तो एक पट्टा और एक काबूलियत, इन 2 व्यवस्थाओं को लेके आए फिर से आपके शेर शाह सूरी। फिर बेटा इन्होंने नए सिक्कों को इजाद किया, दैट इज न्यू कॉपर कॉइन, जिसको कहा गया बेटा दाम। और उसके बाद जो ये दाम है बेटा, ये टिल 1835 तक ये दाम भारतीय बाजार या भारतीय इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हुआ करता था। साथ ही साथ बेटा ये पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने सिल्वर रुपया की शुरुआत करी। जिस रुपये की आप बात करते हो आज, उस रुपये का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शेर शाह सूरी की तरफ से आया बेटा। तो एक रुपया बराबर था 64 दाम के। इसका मतलब अगर आप 1 रुपया किसी को दे रहे हैं, मतलब आप 1 सिल्वर कॉइन किसी को दे रहे हैं, तो उसके बदले आपको 64 कॉपर कॉइन मिलेगा, और 64 हर एक कॉपर कॉइन का नाम था दाम। तो अगर कोई 64 दाम देगा तो उसको 1 रुपया मिलेगा। कुछ इस तरीके से नई कॉइन्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने 5 साल के राज के अंदर। साथ ही साथ जो गोल्ड कॉइन था बेटा, उसको अशरफियां या मोहर कहना शुरू किया। तो इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ये पॉलिसी लेके आए बेटा। सिकंदर गज को कंटिन्यू रखा, 2 नए डॉक्यूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, पट्टा एंड काबूलियत। साथ ही साथ इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन के लिए 2 नई करेंसी लेके आए, कॉपर करेंसी दाम बनी, और जो सिल्वर करेंसी तो रुपया बना। साथ ही साथ बेटा मिलिट्री को सही से चलाने के लिए कोई नई पॉलिसी तो लेके नहीं आए बेटा, बट इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी की चेहरा और दाग व्यवस्था था उसको दोबारा स्थापित किया कि भाई हर एक मिलिट्री के आइडेंटिटी कार्ड होगा, और हर एक घोड़े का स्टैंपिंग की जाएगी। तो भाई ये पॉलिसी दोबारा लेके आए। और ये अपने आप को बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, खासा खाइल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सुल्तान हूं तो मैं अपनी पर्सनल जो मेरे बॉडीगार्ड्स हैं उनका एक अलग सेना होनी चाहिए। तो वैसे ही बेटा इनकी जो पर्सनल रॉयल फोर्स थी, जो इनके आसपास हमेशा घुमा करती थी, दैट इज खासा केल। ये अगर टर्म आता है बेटा खासा केल, किससे संबंधित है? तो ये पर्सनल रॉयल आर्मी हुआ करती थी, किसकी? सुल्तान की। तो जहां जहां सुल्तान जाएंगे ये पर्सनल आर्मी ही इनके साथ घुमा करेगी। जिस तरीके से अगर आज देखें तो हमारे पीएम या प्रेसिडेंट के साथ जेड टाइप सिक्योरिटी या फिर वो चश्मे वाले लोग खड़े होते हैं जो उनको काफी हद तक सिक्योर करते हैं, वैसे इनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड खासे खाइल। तो ये सारा जो स्लाइड है बेटा, इसमें ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाब्तिये हर साल याद रखेंगे अपन, पट्टा काबूलियत याद रखेंगे तो कोई बात नहीं। दाम एंड रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दाम एंड रुपया की शुरुआत किसने करी? एक दाम कितने के बराबर था? जो 1 रुपया 64 दाम के बराबर था, ये पता रहना चाहिए हमें थोड़ा बहुत। चेहरा और दाग को रिवाइव किया। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अगर फ्रेम करता है एग्जामिनर तो कुछ ऐसा बना सकता है कि विच सुल्तान इंट्रोड्यूस चेहरा दाग, तो अलाउद्दीन खिलजी को आंसर पता है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया उसने, विच सुल्तान रिवाइव द पॉलिसी ऑफ चेहरा एंड दाग, किस सुल्तान ने चेहरा और दाग को रिवाइव किया, तो उसका आंसर बन जाएगा बेटा आपका अलाउद्दीन खिलजी। यहां तक बेटा बात क्लियर हुई? हाँ